हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल विजार्ड एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजेशन यानी ध्रुवणता। हम सभी ने पढ़ा है कि प्रकाश की कितनी होती है, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, दूसरा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, तीसरा इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, चौथा विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन और पांचवी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। आज हम इसकी प्रॉपर्टी पोलराइजेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पढ़ने के लिए इसमें हमारे पास क्या है, कुछ वर्ण है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है अध्रुवित प्रकाश। अब हम अध्रुवित प्रकाश किसे कहेंगे? हमारे पास सूरज से जो लाइट आ रही है, जो हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है, उसमें ये मान लो हमारे पास क्या है, सूरज की लाइट का कोई भी एक पार्टिकल है। इसमें जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होंगे जिनको हम प्रकाश वेक्टर कहते हैं, अगर ये प्रकाश वेक्टर उस प्रकाश आने वाली लाइट में सभी दिशाओं में क्या कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे, वाइब्रेशन कर रहे होंगे, तो ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। किसे? कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में यदि प्रकाश वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहे होंगे तो ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। सेकंड टॉपिक आता है हमारा ध्रुवित प्रकाश यानी पोलराइज्ड लाइट। ध्रुवित किसे कहेंगे? तो ठीक, अगर हमारे जो ये प्रकाश वेक्टर हैं सभी दिशाओं में कंपन ना करते हुए केवल एक दिशा में कंपन करेंगे तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। वो कंपन हमारे किसी भी एक दिशा में हो सकते हैं। मान लो क्या पता वो दिशा ये हो, क्या पता वो दिशा ऐसी हो, क्या पता वो दिशा ऐसे ही हो। इमेजिन करते हैं कि मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई लाइट रेज है, ये हमारे प्रकाश के चलने की दिशा है इस तरफ को। अगर इसमें प्रकाश के वेक्टर इस तरीके से कंपन कर रहे होंगे आपके, ये इसके कंपन कहाँ है, सभी दिशाओं में है समान रूप से, प्रकाश हमारी इस दिशा में चल रही है, तो ऐसा प्रकाश हमारा अध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। अगर हमारी लाइट इस दिशा में चल रही है और उसके कंपन केवल एक ही दिशा में है इस तरीके से, तो ऐसा प्रकाश हमारा क्या कहलाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। ये तो थी हमारे पास मेन चीज, इसकी ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, तभी हमारा बेसिक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है आपका ध्रुवण तल। ध्रुवण तल, ध्रुवण तल बोलो, या इससे पहले हम एक कंपन तल पढ़ते हैं। ध्रुवण तल से पहले कंपन तल। अब हमने क्या करना है, यही हमारी लाइट इधर इस दिशा में हमारी प्रोपगेट हो रही है, इस दिशा में चल रही है, यही हमारे प्रकाश के वेक्टर इस दिशा में अगर कंपन कर रहे हैं, मैं इसमें क्या खींचता हूं, मान लो मैंने कोई ऐसे करके प्लेन खींचा इस तरीके से, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा बोर्ड है हमारा, इस पूरे बोर्ड में मैंने केवल एक ये छोटा सा प्लेन लिया है। इस प्लेन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो प्रकाश के चलने की दिशा है, दूसरा हमारे प्रकाश के वेक्टर जो कंपन कर रहे हैं, तो इनको मिला करके जो हमारा तल बनता है उसी तल को हम क्या कहेंगे? हमारा कंपन तल। तो वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा और हमारे प्रकाश विद्युत के कंपन की दिशा हो, ऐसे तल को हम कहेंगे हमारा कंपन तल। क्लियर है हमारे कंपन तल की डेफिनेशन? नेक्स्ट अब आता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी भी एक विधि का वर्णन कीजिए।
हम इसके लिए वैसे तो काफ़ी सारी विधियां हैं, पर सबसे बेसिक विधि जो आपको ज़्यादा याद रहेगी वो है आपकी परावर्तन विधि। ये किस चीज़ की विधि है हमारी? समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने की किसी भी कोई एक विधि है। परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना। इसके लिए ये हमारे पास क्या है? मानो कोई एक कांच है, कोई ग्लास है, ये मैंने इस पे एक नॉर्मल खींचा, ये लाइट है, ये हमारे पास सूरज है, कोई सन है, सूरज। इससे हमने पढ़ा था अभी, सूरज से जो लाइट आती है वो कैसी होती है? हमारा अध्रुवित प्रकाश होता है। इसमें प्रकाश के वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में होंगे इस तरीके से। ये क्या होती है? इस प्लेन पे यहाँ पे हमारी इंसिडेंट होती है, यहाँ पे आपतित होती है। इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग हमारा इसका अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ भाग इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कुछ भाग इसका रिफ्रैक्ट हो जाता है। हमने पढ़ा है आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। इसके लिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे और जो रे हमारी अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट होती है वहां पे जो एंगल बनता है उसे हम आर कहते हैं। जो हमारा प्रकाश इससे परावर्तित होगा और अपवर्तित होगा वो कैसा होगा? हमारा आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। जो प्रकाश हमारा परावर्तित और अपवर्तित हो रहा है ये कैसा होगा? हमारा आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। हम चाहते हैं कि ये आंशिक रूप से ना रहे, ये पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए। तो अगर हम आपतित किरण के कोण को बढ़ाते रहे, चेंज करते रहे, चेंज करने पर ये एक विशेष कोण पे पहुंच जाए जिसका नाम होता है ब्रूस्टर एंगल। इसलिए हमने आई के नीचे यहाँ पे बी लगाया है। तो अगर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनने वाला कोण अगर ब्रूस्टर कोण हो जाए, ये एक कोई विशेष कोण होता है, तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं? पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होते हैं। अब जो किरण परावर्तित होती है इसके जो वेक्टर के कंपन हैं उनको मैंने ऐसे डॉट डॉट से दिखाया है, और जो ये अपवर्तित हुआ है इसके वेक्टर को मैंने इस तरीके से दिखाया है। इनमें फर्क ये है, अगर मेरी प्रकाशीय किरण इस तरीके से ऊपर की दिशा में गति कर रही है और मेरी ये क्या है? कोई ये इमेजिन करो, ये मेरा क्या है? कोई यही ध्रुव इनके इलेक्ट्रिक वेक्टर है। प्रकाशीय किरण मेरी इस तरीके से ऊपर गुजारी है, तो ये वेक्टर कैसे वाइब्रेट करेंगे? इस तरीके से, ये इस तरीके से ये वाइब्रेट करते हुए दिखाई देंगे, यानी जिस दिशा में ये जा रही है उसके लंबवत दिशा में वाइब्रेट करेंगे इस तरीके से। जो ये है ये वाइब्रेट करेंगे। एक विशेष कोण जिसका नाम हमने क्या बोला था? ब्रूस्टर कोण बोला था। अगर ये यहाँ पे हमारा ब्रूस्टर कोण बनता है तो जो ये किरण मेरी अब परावर्तित हुई है और अपवर्तित हुई है, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो मेरा क्या होगा? राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा। अगर आपतित किरण क्या होती है? अगर ब्रूस्टर कोण बनाती है यहाँ पे, तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये मेरा होगा, इसमें आप लिख सकते हैं अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश, और ये होगा मेरा समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। इनके हमको एक नाम डाल देते हैं। मानो ये ए होगा, ये बी है, ये ओ बोला था, ये सी बोल देंगे, डी बोल देंगे, ई बोल देंगे, एफ बोल देंगे। अब अगर हम इतने को छुपा दें, इतने चीज को छुपा दें, तो हमारे पास केवल कितना बच रहा है? बी ओ एफ बच रहा है। बी ओ एफ हमारे कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। हम ऐसे लिखेंगे कि पहले अगर ब्रूस्टर एंगल की हम बात करें तो ब्रूस्टर एंगल पे क्या होता है कि परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण।
यानी रिफ्लेक्टिव एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिनकी वैल्यू कितनी है हमारी IB है, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। अगर मेरा अपवर्तन कोण ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, R है। हम सभी ने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि sin I अपॉन sin R इक्वल टू हमारा कांस्टेंट, यानी कोई अपवर्तनांक के बराबर होता है। यहाँ पे I को हम IB से दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमारा इंसिडेंट एंगल IB लिया है, तो n इक्वल टू साइन IB अपॉन साइन R हो जाएगा। अब BOF कितने डिग्री का एंगल है हमारा, ये इक्वल टू 180 डिग्री। अब BOF को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इतना बड़ा एंगल था, सोचो आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ से आप कहाँ जाओगे, पहले BOC पर जाओगे, C से COD पर जाओगे, फिर DOE पे जाओगे, फिर EOF पे जाओगे। ठीक, आगे सबको समझ में क्या, पहले BOC पे जाओगे, यहाँ से वापस COD पर, फिर DOE पर, फिर EOF पर आओगे। अब COD और DOE दोनों मिलाकर के कितना एंगल बना है हमारा, इन दोनों के बीच में राइट एंगल बना है, अतः ये कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि BOF हमारा किस किस से मिलकर बना है, BOC, COE और EOF, इन तीनों से मिलाकर के हमारा क्या बनेगा, ये BOF बनेगा। BOC प्लस COE प्लस EOF इक्वल टू हम मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। BOC कितना है, IB है, प्लस COE कितना है पूरा मेरा 90 डिग्री है, प्लस EOF कितना है मेरा R है, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का होगा, तो IB प्लस R 180 माइनस 90 कितना बचेगा मेरा, 90 बचेगा। यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालता हूँ, प्लस का IB है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस IB। इस वैल्यू को उठा करके मैं कहाँ रखता हूँ, इसको मान लो मैं इक्वेशन 1 अगर बोल दूँ कि पुट इन इक्वेशन 1 पे रखते हैं, तो बन जाएगा साइन IB अपॉन साइन R की जगह पे 90 माइनस IB इक्वल टू n। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 10th में कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। देखो यहाँ पे अगर थीटा लिखा है तो कॉस थीटा हुआ है, यहाँ पे साइन 90 माइनस IB लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस IB हो जाएगा, कि साइन IB अपॉन कॉस IB इक्वल टू n। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन IB अपॉन कॉस IB की जगह पे भी कितना आ जाएगा मेरा, टेन IB आ जाएगा, तो टेन IB इक्वल टू n। यही मेरा क्या है, ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम कि क्या, इसको काटना है, ठीक है, इस पार्ट है। किस किस के बीच में, देखो कोई मेरा तो पारदर्शी माध्यम है, मतलब मेरा कोई ट्रांसपेरेंट कोई मीडियम है n, और किसके बीच में जो इंसिडेंट एंगल है, यानी अब इसका नाम हमारा क्या हो चुका है, ब्रूस्टर एंगल है। इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। तो ब्रूस्टर का नियम क्या कहलाता है हमारा, कोई भी जो हमारा मटेरियल है, कोई भी हमारा पदार्थ है, उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ब्रूस्टर एंगल के बीच में जो रिलेशन, वो रिलेशन क्या है, n इक्वल टू टेन IB। यही हमारे किस नाम से फेमस है, ब्रूस्टर के नियम के नाम से फेमस है। तो आपने देखा कि परावर्तन द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसका सारा का सारा मेरा मेथड ये था। अगर आपको कहीं पे भी समझने में कोई भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये मेथड भी पसंद आया होगा। आप ये मेथड आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।
है।